India Think Council is a Section 8 registered body for governance and policy research in India. We are all a group of chartered accountants, company secretaries, cost accountants, lawyers, academicians and other professionals from different walks of life and society. So, the major thrust of India Think Council is to do research on governance and policy. Why we are in this sector? Because being an auditor and being expert of financial data and financial inputs, we believe that by analyzing and by scrutinizing the financial records and statistical records, we can present better governance aspects to the government and to corporates. That is why we all in India Think engage such types of dialogue periodically. किसी भी सरकार में सरकार की विचारधारा, सरकार की मंशा, सरकार की नीतियां उसके शासन की शैली को दर्शाती हैं। सरकार किस तरीके से अपने वादे किए गए निर्णय को या सरकार बनने के बाद उठाए जा रहे निर्णयों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, ये भी सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। सरकार जब ये सब कुछ कर रही होती है तो विपक्ष के बाद सरकार की उन नीतियों में से खामियां निकालने का अधिकार होता है। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरीके से चुनी हुई सरकारों को टारगेट करके विपक्षी दलों का जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, उसको देखते हुए स्वरूप को यदि मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूं कि सरकार का स्वरूप किस तरीके से बदल रहा है, तो ये अपने आप में सर्वविदित है कि एक राष्ट्रपति का नॉमिनेशन होने से वह राष्ट्रपति का, उस राष्ट्र का मुखिया नहीं रह जाता, किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि समझा जा रहा है। सिर्फ इतना ही इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। हम इस विषय को क्यों यहाँ पे अपने आदरणीय महानुभावों से इस पे क्यों हम चर्चा करना चाहते हैं, ये अपने आप में इस बात का, इसकी गंभीरता को दर्शाता है कि राजनीति का स्वरूप किस स्तर तक आ चुका है। राजनीति का स्वरूप किस स्तर तक आ चुका है कि किसी भी स्टेट का मुखिया वो स्टेट का मुखिया नहीं है, किसी वर्ग, किसी जाति या संप्रदाय का हो जाता है। लोगों की मन स्थिति किस तरीके से बदलती जा रही है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने ये विषय रखा है, राजनीति के बदलते स्वरूप। और इन परिस्थितियों में सरकार को शासन करने में क्या परेशानियां आती हैं, वो चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस, वो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। See, I have always been of the opinion that law as a discipline, as a study, should always be put to some social use. It is not any other subject कि आप इसको पढ़ें और बस पैसा कमाने कॉर्पोरेट और इसमें चले जाएं. That is the whole idea why this program conducted by India Think Council is being conducted at this National Law University, because young minds should get exposed to immense experience that another law graduate, later on she became the governor of Pondicherry, Mrs. Kiran Bedi. उन्होंने वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, समाज की सेवा हर स्तर पे करी है, राजनीति के स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, अब माननीय राज्यपाल हैं वहाँ, उनके पास एक्सपीरियंस ऐसा है जो यहाँ बच्चों को मोटिवेट कर सकता है कि इट इज़ बेटर टू अर्न लिटिल लेस एंड इन्वेस्ट इन समथिंग दैट इज सोशली प्रोडक्टिव, जहाँ आपका सोशल क्रेडिट आपको कल को ट्रांसलेट कर सकता है कमर्शियल एस्पेक्ट में भी और प्रोफेशनल एस्पेक्ट पे भी. इसका सीधा सीधा जो वो पड़ेगा समाज पे मेरे हिसाब से वो ये है कि जब आप जागरूक विधि के छात्र आगे लाओगे, क्योंकि इनको कानून की जानकारी है, सोशली सेंसिटिव है, समाज के प्रति एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं, तो ये कई ऐसे स्तर, छोटे स्तर से लेके
मतलब पंचायत स्तर से लेके आगे पार्लियामेंट तक कई इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हमारे आपके नज़र से दाएं बाएं गुजर जाते हैं, इनको एक अच्छे मटेरियल फॉर्मेट में आगे परस्यू कर पाएंगे, साथ में अपना काम भी करें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि दे शुड बी मोटिवेटेड, और मोटिवेशन के लिए इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि वी हैव फाउंड, लाइक आई हैव पर्सनली फाउंड माय यूथ लीडर इन अ वेटरन मिस्टर जी.डी. बख्शी, क्योंकि जिस पैशन से और जो सर्विस उन्होंने इस देश के लिए दी है, और उनकी ओरेटरी से हम सब कनेक्ट करते हैं कि भैया सिर्फ देश के लिए जान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से लेके जम्मू कश्मीर तक उन्होंने रखी। वो प्रेरणा के कितने बड़े सूत्र हैं कि यहाँ का बच्चा यंग माइंड जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में सोच रहा है कि मैं कॉरपोरेट और इधर उधर जाऊँ, ठीक है जाए वो वेरिड फील्ड में जाए, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर हमेशा अपने साथ लेके जाए। तो ये उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, और मुझे अपनी तरफ से आई एम वेरी होपफुल कि समथिंग वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी यूजफुल इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, और उसी में हम लोग सब प्रयासरत हैं। I believe that politics has solution for every problem, and it applies for every country and these citizens. So I thought India Think Council is providing a good platform for youth to get engaged with the various thinkers of the society who talk about governance, who talk about government policies. After the formation of the recent government, this is the first event, one of its kind, which is happening in Lucknow, where people can share their ideas, and youth can actually engage themselves with the governance which we are going to get in future. We got associated with the India Think Council because they have created a platform where the political scholars from various part of country, especially Kiran Bedi ji, General Bakshi ji, Gopal Agarwal ji, are coming to exchange their ideas. So it would be a great platform for the youth to connect with these great political scholars and talk about the various nuances of the governance. So I'm really happy to be associated with India Think Council people, and I would like to thank Mr. Saurabh Pandey ji, who considered us to get associated with this major event. I welcome you to the exclusive live session of Changing Character of Politics and Challenges for Governance. आज हम यही बात करते हैं कि क्या पॉलिटिक्स की कैरेक्टर, क्या जिस नज़रिए से हम पॉलिटिक्स को देखते हैं वो चेंज हो रहा है, और क्या इस चेंज से हमारे गवर्नेंस यानी हमारे शासन के पक्ष में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ कमियां आ रही हैं, या फिर अभी ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिन पे हमें काम करना है. We'll be soon be beginning with the session, and I'll be joining you again. जरा आपके ताली जरा जोर से बजी, और सबसे अच्छे प्रबुद्ध नागरिक इस विश्वविद्यालय के छात्रगण।
आप लोगों को एक बात बताता हूं कि आपके और मेरे गुरु एक हैं, माननीय सीएम जरीवाला जी। भारत के संविधान से मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले अगर कोई हैं तो मेरे वही गुरु हैं। अब जब मैं बोलूंगा तो शायद मैंने पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इसी तरह के, इतना सुंदर तो नहीं है लेकिन है अच्छा, सीएम जरीवाला जी के सामने ही कुछ बोला था। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आप सबके सामने मैं बस केवल 5 मिनट मुझे व्यक्त करिएगा। इंडिया थिंक काउंसिल हर बार सोचने के लिए प्रतिबद्ध करता है, राष्ट्र चिंतन के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐसा वह हर बार विभिन्न स्थलों पर करता है। इस बार वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सानिध्य में राजनीति के बदलते स्वरूप और शासन की चुनौतियां विषय पर राष्ट्र के प्रबुद्ध वर्ग को लक्ष्मणपुरी में मंच प्रदान कर रहा है। राजनीति व शासन के विषय में कसौटी भारत का संविधान है। भारत के हर नागरिक के लिए भारत का संविधान धर्म ग्रंथ है। यह सर्वविदित है कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इंडिया इज ए स्पिरिचुअल कंट्री एंड ए नेशन। भारत प्रत्येक नागरिक की कर्मभूमि, मातृभूमि व देवभूमि है। अतः भारत के संविधान की व्याख्या कर्म प्रधान संविधान के रूप में होनी चाहिए, परंतु अधिकतर संविधान वेत्ता भारत के संविधान की व्याख्या करते समय केवल अधिकार प्रधान दृष्टि रखते हैं। यहीं पर यह कहना समीचीन होगा कि इस देश के बहुजन नागरिक संपूर्ण भारतवर्ष को एक मातृशक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए हर नागरिक अपनी कर्मभूमि की सेवा करने के लिए भारतीय मूल्यों पर पुत्र व पुत्री की भांति तत्पर रहता है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर सामाजिक न्याय सुलभ हो, तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी भी कारण से कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बटे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। हम सभी को ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास हो। इस प्रकार हर राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व निर्वहन करने वाले नागरिक को भारतीय संविधान में आस्था एवं विश्वास होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ को भारतवर्ष की संप्रभुता एवं एकाग्रता के लिए कर्तव्यबद्ध होना चाहिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भय, पक्षपात तथा दुराशय से पूर्ण रूपेण मुक्त होना चाहिए। एक मुक्त समाज में प्रत्येक राजनीतिक जनसामान्य की धारणाओं का बौद्धिक तथा निस्वार्थ नायक होता है और लोक सेवा का अवसर आने पर तत्पर तैयार रहना ही चाहिए। यह दुर्भाग्य का विषय होगा, मैं फिर रिपीट करता हूं, यह दुर्भाग्य का विषय होगा कि राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारी भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संरक्षित नहीं कर पा रहा है। इसका परिणाम एक भयावह परिदृश्य होगा।
परिस्थितियों के सुधार के लिए राजनीतिक शासक को साहसी, विनम्र, संप्रश्नीय, संवेदनशील होना आवश्यक है। आज आवश्यकता नैतिक मूल्यों पर आधारित मानव मीमांसा की है, जिसकी आधारशिला वैयक्तिक मूल्य, पर्सनल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज, पारिवारिक मूल्य और सामाजिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज एंड सोसाइटल वैल्यूज, साथ ही साथ व्यावसायिक मूल्य, वोकेशनल प्रोफेशनल वैल्यूज और संवैधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। यह सब मिलाकर बुनियाद बनती है मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। यही आज की ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस है, यही आज की ह्यूमन राइट्स वैल्यूज हैं, यही आज की कन्वेंशनल वैल्यूज हैं। यह पवित्र मार्ग मानवता के विभिन्न सोपानों को स्पर्श कर बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और रचनात्मक शक्ति से एक उन्नत समाज का पथ प्रशस्त कर सकता है। भारत का यही धर्म है। भारत की धर्म ही चिति है और यही एकात्म मानववाद है, जो सभी वर्गों में सहिष्णुता, सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। हमें एक समेकित समाज, होलिस्टिक सोसाइटी का निर्माण करना है और उसी के लिए स्वयं को समर्पित करना है, जहां सदाशय, संप्रभुता और भ्रातृत्व, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी हमारे समाज का संचालन करें। जय हिंद, जय भारत। I was given the warning and I am within the warning. Thank you. प्लीज कभी भी आप लोग डिबेट में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वो लास्ट मिनट की वार्निंग आपके पास कभी ना आए। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ सौरभ पांडे जी का, जो डायरेक्टर ऑफ कन्वीनर है इंडिया थिंक काउंसिल का। यही हमें इतनी दूर पौंडीचेरी से, चेन्नई से, फिर दिल्ली और फिर लखनऊ ला सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ है सौरभ जी? आप इतना पीछे क्यों बैठे हैं? आप एक्चुअली कन्वीनर हैं, आपकी वजह से तो हम आए। हिमांशु भट्टी जो आपके सेक्रेटरी हैं इंडिया थिंक ऑर्गेनाइजेशन के, वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर गुरदीप सिंह जी, मुझे नहीं मालूम था, हम पुराने दोस्त निकले। आपने मेरी बड़ी मदद की लॉ इम्तिहान पास करने की। आप याद दिलाया कि जब मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ती थी, लॉ कर रही थी, तब मुझे लॉ एंड ऑर्डर के लिए निकलना पड़ा अपना इम्तिहान छोड़ के। तो इन्होंने मुझे किस तरीके से इजाज़त दी, तो मुझे आपने याद कराया। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको मिलने से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतने अच्छे अहदे पे, इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन को आज लीडरशिप दे रहे हैं। श्री प्रकाश शर्मा जी, आपको अच्छा लगा सुनने में। अशोक मेहता जी, केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं आए, लेकिन अगर मेरे आने के बाद आए तो बता देना, मैंने उनको रिकग्नाइज किया। गोपाल अग्रवाल जी, जिनको मैं आज बहुत पुराना जानती हूँ। मैं गोपाल से बात कर रही थी कुछ साल पहले, जब हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में मिलकर काम कर रहे थे। कितना समय कितनी जल्दी बीत गया और कितना कुछ हो गया, समझ ही नहीं आया। मेजर बख्शी साहब, जो हमारे देश के लिए रोज ही लड़ते होते हैं, रोज आवाज उठाते हैं, इतने कार्टून निकलते लड़ते हुए। तो मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने विचार इस सब्जेक्ट पे इस प्रकार रखूंगी। जो सब्जेक्ट आपने मुझे दिया, चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स एंड चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस।
जो मैंने अपने जीवन में देखा है पॉलिटिक्स से, पहले मैं अपने विचार पॉलिटिक्स पर रखूंगी कि पॉलिटिक्स क्या है। मेरी नजर में पॉलिटिक्स एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मर है, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मर। मैंने देखा है कि जो पॉलिटिशियन चाहता है और वो नेक है और ईमानदार है, वो ट्रांसफॉर्मर है, और वो आज नजर भी आ रहा है, आज दिख रहा है कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और अगर आप ट्रांसफॉर्मर बनना चाहते हैं और रिफॉर्मर बनना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने दूसरा रूप भी देखा है, इससे बेटर डिस्ट्रॉयर भी कोई नहीं है। सत्यानाश करने के लिए भी पॉलिटिक्स है, जैसे भला करने के लिए भी पॉलिटिक्स है, तो उसका नुकसान करने के लिए पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स के दोनों रूप हैं, इट्स अ रिफॉर्मर एंड इट्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयर, इट्स अ यूनाइटर एज वेल एज ए डिवाइडर। मैंने यूनाइट करते भी लोगों को देखा है और मैंने उनको बिटवाते भी देखा है, लड़ाई झगड़े धंधे कराते भी देखा है और पीस मेकिंग में भी देखा है। ये पॉलिटिक्स के रूप है, ये चॉइसेस है हम कौन सा रूप बनाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स से ही आता है। ये एजुकेटर भी है और अनपढ़ भी रखता है। मैंने बहुत सारे मंत्री लोग सुने और देखे जो पढ़ाई में बहुत विश्वास करते हैं। आज हमारी ये यूनिवर्सिटीज ऐसी ही आई हैं जो कि यूनिवर्सिटीज और ऐसे इंस्टीट्यूशन में विश्वास करते थे, इसीलिए ये यूनिवर्सिटीज आई। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मंत्री कहते हुए कहे मत स्कूल खोलो, पढ़ लिखेंगे, प्रश्न पूछेंगे, अनपढ़ रहे तो अच्छा रहे। है वही प्रोफेशन वही, लेकिन एक एजुकेटर है और दूसरा इलिटरेट रखता है। एक होलिस्टिक है और दूसरा पार्शियल है। मैंने ये नहीं देखी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो सोचता है मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ही मेरी है, इसका ही ध्यान रखूं क्योंकि मुझे इन 15,000 या इतने 15 लाख पे वोट करने जाना है। एक होलिस्टिक होता है और एक पार्शियल होता है, एक सिर्फ अर्बन भी रहता है और एक रूरल ही रहता है, और एक यूनाइटेड होता है और एक दोनों को जोड़ता है। मैंने इस हर रूप देखा है और खासकर नाउ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन पांडिचेरी मैं बहुत क्लोजली देख पा रही हूँ, क्योंकि मेरी पहले की पुलिस की करियर आप बैठ जाए, दे रहा है दोस्त है, आओ जल्दी बैठ जाओ, जल्दी आओ। अब इसके बाद दरवाजा नहीं खोलेगी, ठीक है? जो नहीं आया साइड से नहीं आया, बाद में आएंगे जब देयर इज अ गैप बिटवीन टू स्पीकर्स। डोंट डिस्टर्ब द स्पीकर। थैंक यू। एक व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स ऐसी है जो डिपेंडेंट बनाती और एक है जो इंडिपेंडेंट बनाती। मैंने देखा दोनों चीजें और ये मैं बड़ी करीब से देख रही हूँ, मुझे मौका मिल रहा है और भी करीब से देखने का। एक है जो आपको भूखा रखता है और फिर चावल बांटता है, और एक आपको स्किल्ड करता है कि चावल अपने आप बनाओ, बांटो इसको और बेचो और ये मैं आपको प्राइस दूंगा। एक है जो फ्री बीज देता है, खूब सारे फ्री बीज देता है और सारा बजट खाली कर देता है, और एक आपको अप स्किल करता है और आपको सेल्फ रिलायंट करता है। मैंने दोनों रूप देखे और मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रही आपके सामने जो मैंने पॉलिटिक्स का रूप नहीं देखा है। पुराना भी है और नया भी है। एक है जो आपको स्किल्ड करता है, अपनी कमाई करो, और एक आपको अनस्किल्ड रखता है जो कि आपको कुछ ना कुछ फ्री देता रहे, फ्री फीस भी देता रहे, फ्री सब कुछ देता रहे, चाहे उसमें फेल ही होते जाओ, आप फेल हो जाओ लेकिन फ्री देता रहे। और वो भी एक आपको प्रोटेक्ट करता है, एक आपको प्रोटेक्ट करता है, और एक गुंडा राज को खत्म करता है, और एक पॉलिटिक्स जो गुंडा राज बनाता है। इसमें से कोई भी मैंने बात गलत बोली हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, तो मैं सबूत दे सकूंगा। एक प्रोग्रेसिव बनाता है, बहुत प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, और ये आपको एक रेट्रोगेट बनाता है, एक पुरानी विचारधारा। नहीं, पर्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, औरत के आगे चेहरा घूंघट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक घूंघट कहता है हटाओ, नारी आगे आए, नारी का समय है, क्यों घूंघट करते हो। एक आपको 3 तलाक वाली वो बंद करता है, और एक कहता है वोमन का एक राइट है, राइट उसका राइट है मैरिज से निकलना, और एक कहता है नहीं पुरुष का राइट है जो है। तो एक हर तरीके के पॉलिटिक्स साथियों हैं। एक आपको स्वच्छ बनाता है और दूसरे गंदाई रखते हैं, गंदे हैं तो गंदे हैं। एक कहता है नहीं मुझे कोई गंदगी पसंद नहीं है, मिलकर सफाई करो, मैं उसका
उसके अगुवाई करूंगा। सो मैं किसी एक व्यक्ति पर इशारा नहीं कर रही, क्योंकि ये सदियों का पॉलिटिक्स की डेफिनेशन कुछ सामने आज नजर आती है, कुछ पुरानी याद आती है। मेरे लिए तो दोनों है, पुरानी याद भी है और नई भी है। एक बहुत डिसाइडेड होता है, बहुत डिसाइडेड होता है, और एक सब कुछ अनडिसाइडेड रखता है। देखते हैं पब्लिक का क्या है। अगर तनाव आएगा, एजिटेशन आएगी तो चलेगा, डिसाइड नहीं करता है। क्योंकि अगर डिसाइड करे तो पता नहीं कौन नाराज हो जाएंगे, चलो पब्लिक को, मार्केट को फैसला करने दो। तो एक डिसाइड करता है और एक ऐसे ही छोड़ता है, एक डेवलप करता है और एक कोई अंडर डेवलप करता है, एक चैलेंज करता है और कहीं सोई रहने देती, उखाड़ता है, वो जाता है, जागो, बोलो, पूछो, देखो, प्रश्न बदलो, और ये कहता है नहीं सोई नहीं। ऐसे ही चुनौती मत करो। एक प्रमोट करता है, एक रिवॉर्ड करता है, और दूसरा गंदी ट्रांसफर्स करता है और वो पनिश भी करता है। दोनों तरीके के लोग होते हैं। एक स्पिरिचुअल होता है जो कि नैतिक होता है, जो नैतिकता की बात करता है, और एक कहता है नहीं नहीं ठीक है, जो मेरी विचार वही, नहीं तो बाकी मरवाओ कटवाओ। ये इतिहास है साथियों, ये पॉलिटिकल लाइफ से ही आया है। एक डिपार्टमेंट में आता है, बजट को सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, और दूसरा वेस्ट करता है। मैंने वेस्ट होते भी देखे साथियों, बजट और इन्वेस्टमेंट भी देखे और सेविंग होते भी देखे। एक आधुनिक बनाता है और दूसरा आउटडेटेड आपको रखता है। एक तंदुरुस्ती की तरफ ले जाता है और दूसरा आपको बीमारी रखता है। बीमार होंगे तो मैं उसका इलाज करूंगा, वो तुम्हें लूंगा। सो एक कहता नहीं मुझे आने की जरूरत है इसके लिए, मैं तंदुरुस्त समाज चाहता हूँ ताकि आप मेरी जरूरत ही ना पड़े, तो तंदुरुस्ती की तरफ ले जाता है। साथियों ये सब कुछ पॉलिटिकल, ये सब डिसाइड करते पॉलिटिकल लीडरशिप। ना चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस फॉर गवर्नेंस क्या है? मैं समझती हूँ सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने दो है। एक तो निहायत करप्शन, बेशुमार करप्शन, और दूसरी है नेशनल कैरेक्टर। क्योंकि हमारे करप्शन रग रग में घूम रही है कि बिना कुछ दिए कुछ काम नहीं होना, बिना कुछ खुशामद किए काम नहीं होना, देंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक धंधा बन गया। जब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जब एक धंधा करती है तो करप्शन इज द बिगेस्ट थिंग। सो इसका इलाज नेशनल कैरेक्टर से आता है। हमारा नेशनल कैरेक्टर जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की तरह था, त्याग का और ईमानदारी का और सादगी का और स्वदेशी का और देश प्रेम का, आज वो नहीं है। अब वो स्वार्थ का है। अब मेरा स्वार्थ, मैं चाहे किसी तरीके से कुछ अब खरीदूं या दूं, एवरीथिंग। सो उसमें एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं। मेरी वजह से आप जब आप कहोगे चैलेंजेस बिफोर गवर्नेंस, गवर्नेंस इंक्लूड्स एवरीवन, इट इंक्लूड्स द सिटीजन, बिकॉज सिटीजन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। अगर हम सिटीजन को अलग समझेंगे तो हम गवर्नेंस को अननेसेसरी उसको श्रिंक कर देंगे। गवर्नेंस बिना सिटीजन के, जैसे कि एक मैंने कानून बनाया हेलमेट का, अगर मैंने कानून बनाया जो मेरा कर्तव्य था गवर्नमेंट में कानून बनाने का, लेकिन आप उसको वायलेट ही करते जाते हैं, और फिर जब आपको कोई चालान होता है तो उसको पैसे दे के हटा देते हैं। आप पार्ट ऑफ द गवर्नेंस है। जब आप गवर्नमेंट को पोल्यूट करते हैं, मैंने कानून बना दिया, मेरा कर्तव्य था, पुलिस ऑफिसर ने इन्फोर्स करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको उसकी वायलेशन आपने शुरू कर दी, और साथ में उसमें करप्शन के साथ आपने जोड़ दिया। यू आर बख्शी साहब, प्रकाश शर्मा जी, अशोक मेहता जी और सौरभ पांडे जी। मैंने यह जो विषय जब सौरभ पांडे जी ने मुझे बताया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह कार्यक्रम का बहुत महत्व है। ऐसे बढ़िया कैंपस में आप सब सुधी जनों के बीच में यह विषय जब आएगा तो मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे लगा कि यह बहुत आवश्यक इसलिए है कि पहले क्या हम लोगों को पता है कि राजनीति का स्वरूप कैसे बदल रहा है, यह हमारे लिए जानना आवश्यक है। और फिर उसके साथ यह भी जानना आवश्यक है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, क्या उस बदलते स्वरूप से उभरती हुई चुनौतियों को वो जानते हैं, उसके प्रति वो कार्य करने के लिए तैयार है, क्या वो उसके लिए सक्षम है। यह बात जब तक हम उनके विचारों को नहीं सुनेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। तो यह विषय इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, और मैंने इसको समझने के लिए बहुत सारे विषय आदरणीय
किरण बेदी जी ने कहे, और भी लोगों ने बताए, आगे प्रोफेसर डॉक्टर GD बख्शी साहब भी बताएंगे। लेकिन मैंने कुछ विषय जो मुझे ध्यान में आए, इसमें से 4 मुझे क्षेत्र लगे जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। इसीलिए मैंने समय की उसके लिए भी जल्दी हो जाए, मैंने इसको प्रेजेंटेशन बना दी है। केवल 5 स्लाइड हैं जिसके अंदर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करूंगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बातें आपको समझ आ जाएगी। इंग्लिश की भी बनाई थी ना मैंने, 2 ही चल सकती क्या? नहीं, एक हिंदी, एक ही चलेगी, हिंदी की रहने दीजिए। तो इसके लिए इसको मैंने 4 परिदृश्य में बांटा है इस आज के विषय को। आप सब लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि यह संक्षिप्त में भी कहूँगा, लेकिन आपके ध्यान में आ जानी चाहिए। पहला जो मुझे लगता है, जो पहला परिदृश्य है वह है सैद्धांतिक। दूसरा आर्थिक, प्रशासनिक और वैश्विक परिदृश्य। इनके ऊपर जब राजनीति चलती है, इसमें कैसे हमारा परिदृश्य बदल रहा है और सरकार के सामने कौन सी चुनौती है, इनको मैंने संक्षिप्त में लिया है। अगर हम पहला ले लें, सैद्धांतिक परिदृश्य, यह मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को स्वतंत्र हुए, और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने हमारे देश में प्रभावित किया है तो वह है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट हमारे देश में चलता है, और जितनी चीजें हमने देखा इसमें जो परिप्रेक्ष्य था, इसका वैचारिक परिप्रेक्ष्य, उसमें ज्यादातर पिछले 70 साल में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति ने पूरे परिदृश्य को प्रभावित किया है। हर चीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने अक्रॉस स्टेट सेंटर कहीं ना कहीं अपने एजेंडा को इन्फ्लुएंस करने के लिए धर्मनिरपेक्षता के नाम पे वो एजेंडा परोसा, और इसको बदलने की बड़ी प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। इस एजेंडा को, धर्मनिरपेक्षता को जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से बदल के, वोटों की राजनीति से बदल के इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात जो करते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है वर्तमान सरकार ने कही है। अगर हम पिछला उदाहरण देखें तो चाहे शाहबानों का केस ले लें, या जब सरकार कहती है कि अल्पसंख्यकों का सरकारी संसाधनों पे पहला अधिकार है, तो कहीं ना कहीं या कोई बाटला हाउस एनकाउंटर है या कोई दंगे, हर कोई धर्म की नजरों से देखा, तो यह इसको बदलना, परिप्रेक्ष्य, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को, धर्मनिरपेक्षता के सही मायने में इंक्लूसिवनेस की डेवलपमेंट प्रोसेस को लेना, मुझे लगता है सरकार की, वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। और वही उसमें जब हम देखते हैं कि 3 तलाक की बात हो रही हो, समान नागरिक संहिता की बात हो रही हो, या अवैध बूचड़खानों को जो कानून के अनुसार यह हट जाने चाहिए, उन अवैध बूचड़खानों को बंद करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं यह एक तरीके से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, वोटों की राजनीति से निकल के एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना, यह पहली चुनौती है। दूसरा, वैचारिक सिद्धांतिक चुनौती और परिदृश्य में बदलता हुआ परिदृश्य मुझे लगता है वह है अधिकार बनाम सशक्तिकरण। अभी आदरणीय किरण बेदी जी ने भी बहुत कहा, हम सब्सिडी और निवेश की बातें करते हैं। अगर इकोनॉमिक एजेंडा में देखें तो कोई भी कहेगा कि सब्सिडी कहीं ना कहीं अधिकारों से पंगु बनाती है, कहीं ना कहीं उसको निवेश अगर करे, सरकार इन्वेस्टमेंट करे, सशक्तिकरण करे, एम्पावरमेंट करे अगर लोगों का, तो लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो और जो सब्सिडी और इसकी डोल आउट करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कई तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, आज हमारे देश में फर्टिलाइजर सब्सिडी में केवल 80,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे रिसोर्सेज की लिमिटेशन है। तो सब्सिडी और जरूरी आवश्यक है, लेकिन सरकारों ने कभी इसकी हिम्मत नहीं करी कि हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें। तो यह एक दूसरी चुनौती है, इस परिदृश्य को बदलना, कि सब्सिडी को टारगेटेड करना, रेगुलेट करना और उसके लीकेजेस को खत्म करके इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना। इसके लिए भी सरकार बहुत प्रयास कर रही है। मैं सरकार की थिंकिंग और उसके बारे में जरूर बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ
कि सरकार इस तरफ भी बहुत बात करे। और तीसरा वैचारिक सैद्धांतिक परिदृश्य जो बदलाव के लिए चेंजिंग कैरेक्टर में आता है, वह हमें लगता है राष्ट्रवाद का है, और राष्ट्रवाद बहुत आवश्यक है। अगर हम जेएनयू एग्जाम्पल के रूप में जल्दी से समझ आ जाता है, जेएनयू में जब कन्हैया कुमार कश्मीर की आज़ादी की बात करता है तो उसको लोग पास ऑन कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं वैचारिक सपोर्ट मिल जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब नंदिनी सुंदर जब बात करती है नक्सलवादियों के प्रति मानव अधिकारों की बात करती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद होना चाहिए, जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, राष्ट्र भाव का अभाव था, उसके प्रति जो सही डायरेक्शन होती है, उसकी तरफ भी एक बदलाव की बात मुझे लगती है। तीसरा वैचारिक परिदृश्य है जो बदल रहा है, सरकार के लिए चैलेंज भी है, यह तीनों बदलने और उसके साथ देश को प्रगति के मार्ग पे ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास है। और दूसरा परिदृश्य अगर हम देखें तो वह है आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य में हमारे देश में जब भारत स्वतंत्र हुआ 95% हमारे देश की जनसंख्या कृषि पर आधारित थी और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन था मात्र 50% का कंट्रीब्यूशन था। आज एग्रीकल्चर से पॉपुलेशन शिफ्ट हुई है, लगभग 60% हमारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पर आधारित है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल 13% है। तो वह जो शिफ्ट हुई पॉपुलेशन, उसको मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था। जो लिंक है इसमें कृषि उद्योग और सर्विसेज डेवलपमेंट का जो लिंक होता है, उसमें हम सर्विसेज पे तो चले गए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लिंक कहीं ना कहीं मिस हो गया था। उसके ऊपर मेक इन इंडिया और इस तरह के स्टैंड अप स्टार्टअप या जो मुद्रा बैंक स्वरोजगार योजनाओं के थ्रू सरकार ने इस मिसिंग लिंक को, इस परिदृश्य को बदलने की कोशिश की है। दूसरी बात आर्थिक उसमें क्षेत्र में लगता है वह भ्रष्टाचार और काला धन उन्मूलन। यह हम सबकी सरकार ने बहुत प्रयास किया है, बदलने का पूरा प्रयास किया है। उसमें नौकरशाही, राजनेता और उद्योग घराने, इनका पूरा स्टेट था, इन तीनों का नेक्सस था, जिसके कारण वह उसको हटाना बहुत सरकार के लिए चुनौती थी। इस नेक्सस को तोड़ने, क्योंकि इन्हीं का स्टेक है गवर्नमेंट में, तो इसको तोड़ के बढ़ना बहुत बड़ी चुनौती है और उसी तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। तीसरा इसके अंदर आर्थिक उसमें है आर्थिक सुधार में जन सहमति बनाना। हमने लैंड एक्विजिशन में देखा सरकार ने बदलाव करने की कोशिश की, अच्छा था प्रयास, लेकिन जन सहमति नहीं बनी, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रयास में सफल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद विमुद्रीकरण और जीएसटी में पब्लिक अवेयरनेस और सहमति क्रिएट की, तो जिसके कारण दोनों स्कीम टफ थे, डिफिकल्ट थे, लेकिन सरकार आसानी से उसको सफल कर पाई। तो परिदृश्य भी बदला, सरकार ने चुनौती की तरह लिया और उसको सफलता की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़े। तीसरा जो परिदृश्य है, चार है, तो जल्दी से मैं तीसरा और चौथा आपके सामने और बता देता हूं, वह है प्रशासनिक परिदृश्य। यह जो सरकारी संस्था, इसमें सबसे पहला है सरकारी संस्थाओं पर विश्वसनीयता की कमी हो गई है। न्याय प्रक्रिया में अगर लोगों की विश्वसनीयता हो, चुनाव आयोग और नियामक रेगुलेटरी संस्थाओं में कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास कम हो गया है, उसके कारण बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके अंदर विश्वास पुनः जगाना यह सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात आती है ब्यूरोक्रेसी की। इसमें प्रशासनिक परिदृश्य में ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिथार्जी। सरकार कोशिश कर रही है कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस बढ़े, जिसके कारण 192 ब्यूरोक्रेट्स को, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया है या उनको वापस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर भेजा है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी लाना, उसके लिए रेजिस्टेंस भी आ रहा है सरकार के पास, लेकिन वह परिदृश्य को बदल के इसके प्रति चैलेंज की तरह लेके आगे बढ़ रही है। और तीसरी इसमें आती है वितरण प्रणाली, यानी डिलीवरी मैकेनिज्म में लीकेजेस को खत्म करके उसको, चाहे उज्ज्वला योजना के थ्रू सरकार कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू कर रही है, लेकिन इसमें बहुत लीकेजेस थी, उसको खत्म करना, उसको प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है। टैक्स कंप्लायंस, हर व्यक्ति टैक्स देता है, लेकिन सरकार के
तक वो रिसोर्सेज नहीं पहुंचते। इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति देता है, लेकिन अगर वो रिटर्न में बिचौलिया नहीं जमा करता, सरकार के तक इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो वह टैक्स कंप्लायंस सरकार तक रिसोर्सेज नहीं पहुंचते। उसके अंदर कंप्लायंस लाके ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन प्रोसेसिंग करके सरकार के लिए उस सारे सिस्टम को, इकोनॉमिक परिदृश्य को बदल के एक चैलेंज की तरह सरकार ने लिया है। जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन, विमुद्रीकरण से वो आता है। और यह मेरी जो लास्ट स्लाइड है वह है वैश्विक परिदृश्य। क्या है कि जो ग्रोथ वर्ल्ड में हुई उसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक्सपोर्ट करके वर्ल्ड में इकोनॉमी में ग्रोथ हुई, लेकिन अब अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री जो उदारवाद की बातें करते थे वह भी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चले गए। तो जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो सकती थी देश की, वह कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य के बदलाव के कारण एक चुनौती के रूप में भारत के लिए है कि हमें डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर डिपेंड करना है और एक्सपोर्ट नेट ग्रोथ पे हम उतनी तरह से नहीं बढ़ सकते। दूसरी बात है द्विपक्षीय संबंध और बहुपक्षीय। पहले WTO, GATT वगैरह थे जहां मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे कई देश आपस में बैठ के एग्रीमेंट कर लेते थे और सब देश उसको मानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बायलैटरल रिलेशंस इंपॉर्टेंट हो गए। तो जब हम इजराइल के साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, हमारे बेनिफिट है, लेकिन वह कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन के साथ संबंधों में असर करता है, गल्फ कंट्रीज के साथ संबंध प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे ही जब हम अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ कंट्री कहते हैं कि चाइना से हमारे संबंध खराब हो गए, रशिया से उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। तो बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करना मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से शिफ्ट होने के कारण वह भी एक सरकार के लिए चुनौती है। सरकार इसके लिए भी बहुत काम कर रही है। और लास्ट आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है चीन का विस्तारवाद, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ चीन। चीन एक आर्थिक रूप से बहुत सशक्त देश बन के उभरा है, सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है और उसकी 2600 किलोमीटर की बॉर्डर जो है हमारे साथ है। उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, आज हम देखते हैं कि वह हमारे लिए बदलते परिवेश में, और उसको बहुत बड़ा कंपटीशन लगता है भारत से कि भारत एक उसके लिए कंपटीशन हो सकता है, तो वह उसको भी बदलना वह हमारे लिए चुनौती है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक दो सेंटेंस जरूर आपके सामने रखूंगा, या तो मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर किए, मुझे लगता है मैं यहाँ छोड़ जाऊंगा, आप लोग कर सकते हैं आपस में, बाद में भी हम ईमेल वगैरह के द्वारा एक्सचेंज कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, एस्पिरेशनल इंडिया इज राइजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज young India wants transparency, technology, corruption free environment and level playing field। यह यंग इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया जो राइज कर रहा है, बीजेपी ने, खासकर नरेंद्र मोदी जी ने has understood this aspirational India and it has caught the imagination of young people, and therefore the government is firm upon taking bold decisions. It is ready to take risk. That's very important. Earlier, और एक बात और ध्यान में हमें आनी चाहिए कि पहले पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतना आसान था। कास्ट कोलिशन बना लीजिए, यह कास्ट, ये 3 कास्ट को जोड़ लीजिए, आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में आप इलेक्शन जीत सकते थे। लेकिन what the government is trying to break the caste coalition or appeal through their policy to all segments of the caste. This is a challenge which the government is trying to implement, but then I think the government is successful on many of the things. We know the challenges, we know the changing scenario of the politics, and we are all for New India. Thank you very much. मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया, सोचने का मौका दिया, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया और इतने बड़े बड़े लोगों को सुनने का मौका दिया। धन्यवाद। Lieutenant Governor Dr. Kiran Bedi, Vice Chancellor
प्यारे देवियों और सज्जनों, मैं एक सैनिक हूं और हम लोग बड़ी स्पेसिफिक टास्किंग में की प्रणाली के साथ काम करते हैं। जो मेरे को टास्क मिले इस प्रेजेंटेशन, इस लेक्चर के लिए, उसमें जो पहला हिस्सा है, क्या चेंजेस हमने पॉलिटिक्स में देखे हैं भारतवर्ष के, तो मैं आई विल जस्ट ट्राई एंड एड्रेस दीज टू इश्यूज, और उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं गवर्नेंस के लिए हमारे पास। तो इन दो सेगमेंट्स में मैं बातचीत करूंगा। मेरे पास वैसे एक स्लाइड प्रेजेंटेशन भी है, मैं साथ साथ स्लाइड फ्लैश करते जाएंगे, लेकिन ज्यादातर आप जरा मेरी वाणी पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या चेंजेस हैं पॉलिटिक्स में? सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार हमने फिर से एक उदय होता देखा है राष्ट्रवाद का। और ये मैं कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह रहा हूँ। सन 2008 से जब मैं रिटायर हुआ, मैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त डोभाल साहब, जो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो डायरेक्टर थे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, मैं उनका डेप्यूटी डायरेक्टर था। तो जब हमारी इमारत बन गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने पूछा बताइए सर क्या टास्क है, क्या करना चाहते हैं। बोले जन साहब, आप और मैं जाके पूरे देश में बच्चों से बातचीत करेंगे और जो पेट्रियाटिज्म की भावना है, जो राष्ट्रवाद की भावना है, उसको फैलाना है। ये आपका और मेरा टास्क है। इसके चलते मैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात और कर्नाटका से लेकर हमारी तमाम स्टेट्स में टायर 2 सिटीज, गांवों तक हम लोग गए हैं। मैंने बात करी बच्चों से, और कोई 2-2.5 साल के चक्कर के बाद जब मैं आया तो उन्होंने बोला क्या चीज आप देख रहे हैं। मैंने कहा सर, इस देश में एक करवट बदल रही है। There is a deep churn which is going on, and I am very glad to say Dr. Bedi was one of the part of that churn। और आपने वो देखा जब वो दिल्ली में बवाल खड़ा हुआ, ये हमारी जो करप्शन के बरखिलाफ, वो जो रेप कांड हुआ उसके बरखिलाफ, कि हमें इतनी खामियां क्यों हैं। You see, जो हमारा युवा पीढ़ी है, it is not prepared to accept things as they were। और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी चीज है। This is the best part of what is happening in India। There is a churn, there is a rise of nationalism। पाकिस्तान क्यों ये कर रहा है हमारे खिलाफ? क्या हम कोई क्या कहते हैं गली के नाली के कीड़े हैं? हम कोई बैल बकरी हैं कि आके हर साल ये इनको आखेट का लाइसेंस मिल चुका? Let me explain this to you। This is a very learned audience। देखिए, जिस तरह आज आपका आधार कार्ड किया जा रहा है, उस तरह उस वक्त आपको जाके कलेक्टरेट में अपना कास्ट रजिस्टर कराना पड़ा, गोत्र कराना पड़ा, जाति, ये सब उन्होंने किया। और 1872 में इस देश में पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, सर जॉन रिस्ले। And you know what Sir John Risley wrote? As long as there is caste, there will be no India। जब तक कास्ट है, कोई भारतवर्ष नहीं हो सकता। ये अंग्रेज ने चुनौती के तौर पे किया, उन्होंने करके दिखाया आपको। और जब उनको लगा कि अब कास्ट काफी नहीं रह गया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, फॉर द सिख्स, फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और एक मिलिट्री हिस्टोरियन के नाते मैं आपको बता दूं, जहां 4 कम्युनिटीज में ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, हमको वहां पे विद्रोह सहने पड़े, उपद्रव सहने पड़े, टेररिस्ट मूवमेंट सहनी पड़ी है, इंसर्जेंसी सहनी पड़ी। ये अंग्रेजों की चाल। क्या चेंज जो हम देखना चाहते थे वो जो नहीं हुआ हमारे पॉलिटिक्स में, और जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आप अंग्रेजों को गाली नहीं दे सकते। 70 साल हो गए आजादी के बाद, आपने कास्ट को खदेड़ के बाहर करने के, क्योंकि अब आप एक देश हो, यू हैव टू बी इंडियंस। आपका वजूद, आपकी पहचान क्या है? क्या हम कुर्मी, महातो, यादव, बख्शी, ये वो है, या हम हिंदुस्तानी हैं? लेकिन जाओ हमारा पॉलिटिक्स हुआ है, वी हैव यूज्ड दैट पॉलिटिक्स टू फर्दर डीपन द कास्ट एंड क्रीड फॉल्ट लाइन। अपनी जो यूनिटी है, आपने कास्ट के ऊपर इकोनॉमिक टैग लगाया।
by the reservation, by all these. Your entire politics is based on caste, and unless you rise above caste, please remember the words of John Risley. You will not be a nation state. You will not be a nation state. How do you strengthen the idea of it? As a soldier, I have fought for this idea. मेरे दाएं और मेरे बाएं लोग मरे हैं. मैंने लोगों की अंतड़ियां बाहर आते देखी. और 21 फुट की आपकी छोटी इंटेस्टाइन और 6 फुट की आपकी बड़ी इंटेस्टाइन. मैंने अपने हाथ से सिपाही को पेट में वापस डालते देखा. वो जब दर्द एक सीमा पार कर देती है तो आदमी को दर्द का पता नहीं चलता. पेट फट गया है, वो अपनी सलाह लगा दिया डॉक्टर से सी देगा. तो मेरे लिए द आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट थ्योरी. एक सिपाही के लिए द आइडिया ऑफ इंडिया इज नॉट अ थ्योरी. इट इज अ फैक्ट फॉर विच आई हैव सीन पीपल डाई, जिसके लिए मैंने लोगों को मरते देखा. तो बात यह है साहब कि आप एक देश कैसे होंगे? हाउ डू यू क्रिस्टलाइज द नेशनल सेल्फ? आप एक जो नेशनहुड किस तरह क्रिस्टलाइज करते हैं? मैं सीधी बात बताऊंगा आपको, इतिहास क्या कहता है. अगेंस्ट अ हॉस्टाइल नॉन सेल्फ. मैं कौन हूं डिपेंड होता है कि भाई मेरे से अलग कोई भी संसार है ना. आपका एक इम्यून सिस्टम है. जब आपको मच्छर काटता है या कोई कीटाणु आता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ नॉन सेल्फ एंड इट डिस्ट्रॉयज द नॉन सेल्फ. एंड इन इट्स फाइट अगेंस्ट द नॉन सेल्फ इट क्रिस्टलाइजेस इट्स आइडेंटिटी. सब देशों ने इस तरह अपने आप को बनाया है, एक दुश्मन को सामने रख के. आपको दुश्मनों की कमी नहीं है. पाकिस्तान तो है ही है, और जैसे अभी बताया कि चीन आपके सर पे खड़ा हो एंड यू विल हैव प्रॉब्लम्स. ये अच्छी एक किस्म से कोई बुरी बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं अगर चीन आज भुड़की दे रहा है और आंखें दिखा रहा है. ये 1962 नहीं है, ये 2017 है. वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग एंड गिविंग इट बैक. कोई डरने की जरूरत नहीं है. आपको भी अपनी छोटी बात निकाल के बोलने की जरूरत है. सो व्हाट, ओके, कम ऑन, इफ यू वांट टू शूट शूट, डोंट टॉक. बकवास मत करो. लड़ना है तो फिर ठीक है. हम लड़ना नहीं चाहते. कहने का मेरा मतलब यह है कि जो ये अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म हुई है आपके देश में, वो इसलिए हुई है कि थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान, थैंक गॉड फॉर चाइना. इनकी वजह से हम एक देश बने और इनकी वजह से और तगड़ा और सुदृढ़ ये देश होगा. जितना किसी तलवार, जितना एक्सरसाइज की जाए ना, मसल वो वेट के खिलाफ की जाती है, तभी ताकत आती है. ऐसे घरे बैठे बैठे नहीं ताकत आती. तो ये जो है हमको ये देखना है कि हम उस हॉस्टाइल नॉन सेल्फ को जरा ध्यान से सुनिए. आई एम पिचिंग दिस एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल. डोंट पुट दैट हॉस्टाइल नॉन सेल्फ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. पुट इट आउटसाइड. ठीक है साहब. और मैं एक थर्ड बात और बोलूं. इस वक्त सबसे बड़ी गौ माता जिसकी रक्षा आपको करनी है वो है भारत माता. वो है भारत माता. आप इसको बचा लीजिए, बाकी सब बचाएगा. दुश्मन को देश के बाहर रखिए. डोंट पुट हिम विद इन योर बॉडी पॉलिटिक्स. अदरवाइज यू विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन. You will always have fifth columnists and so on and so forth. तो जो नॉन सेल्फ है उसको बाहर रखिए. क्विकली आई विल जस्ट, जो चैलेंजेस हैं उसके अंदर मैं केवल एक बड़ा मेजर चैलेंज जो है आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है आपका यूथ बल्ज. देखिए हमारी पॉपुलेशन आज के दिन 1.3 अरब है. 2025 तक ये 1.4 अरब हो जाएगी और चीन की पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी. चीन की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है बिकॉज ऑफ दैट वन चाइल्ड पॉलिसी. अगर वो कल लड़ना भी चाहते हैं, तो वो उतनी फौज नहीं खड़ी कर सकते जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि जवान हमारे पास है. 68.4% of the Indian population will be in the working age group.
50% भारतीय आबादी 35 वर्ष की आयु के नीचे है, युवा है। मेरे जैसे सफेद बालों वाली नहीं, अच्छे घने काले बाल वहां दिख रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ा वरदान है सृष्टि का, और ये एक अभिशाप भी बन सकता है। नंदन नीलेकानी ने कहा है, नंदन नीलेकानी ने कहा है कि द यूथ बल्ब इज अ ग्रेट एडवांटेज, जबकि जो टाइगर इकोनॉमीज थी साउथ कोरिया की, सिंगापुर की, थाईलैंड की, मलेशिया की वगैरह वगैरह, 1960 की दशक में उनकी पॉपुलेशन की यही प्रोफाइल थी। देखिए वो कहां से कहां पहुंचे। एक प्रोविजो है, they were able to skill their population, they were able to educate their population. If you cannot skill and educate this youthful population, this will be your greatest challenge of governance. You have to create, मैं आपको आंकड़े सब देखिए वहां पे डिटेल है, आप उनको बाद में स्टडी कर सकते हैं। You will have to create 483 million new jobs by 2025. Those are the DEM project calculations and projections. 483 million new jobs. That is including the 150 odd million who are already unemployed. If you add this youth bulge, you'll have to create 483 million new jobs. If you see that slide, कितनी jobs हम यूपीए के पिछले 5 साल में कर पाए। 5 साल में कितनी jobs आप जरा अनुमान लगाइए, कितनी jobs आपने जनरेट करी। मैं बताऊं 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अगले 5 सालों में 483 मिलियन। अगर आप ये जॉब्स पैदा कर पाए, एटलीस्ट 200 मिलियन जॉब्स, 200 मिलियन जॉब्स पैदा कर पाए, तो यू विल बी, कोई ताकत इस दुनिया की आपको छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाए तो याद रखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन took place in a youth bulge, the Chinese revolution took place in a period of a youth bulge, the Russian revolution took place in a period of youth bulge. तो क्या हम अराजकता देखेंगे? क्या हम इस टाइप की चीजें देखेंगे? ये देखिए, ये माओवाद, ये हमारा जो है कैस्पर व्हीकल 18 टन का 100 किलोग्राम लगा के उड़ा के वो पटका, देखिए क्या हाल हुआ इसका। ये वो है। या फिर आप जैसे कश्मीर में देखिए, गेटोइजेशन, रेडिकलाइजेशन। कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? ये सब पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। माय फुट पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये कम्युनल प्रॉब्लम है। ये कम्युनल रेडिकलाइजेशन 30 साल से वहाबाइजेशन की गई, रेडिकलाइजेशन की गई, जो जहर उगला गया वहां की मस्जिदों से, हम जानते हैं क्योंकि हम वहां थे। पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ये आजादी है, माय फुट आजादी। आप क्या कह रहे हैं? आप जहर उगल रहे हैं, जिसके लिए अगर हम गुजरात के बारे में इतनी कहानियां बना सकते हैं, तो ये क्या है? दिस इज ऑल्सो कम्युनल। It is totally based on the two nation theory. And can you accept it? We cannot. क्योंकि हमारे बेसिक बुनियाद, we are a secular nation, मतलब जब आजादी हुई, जो बेचारे 145 मिलियन मुसलमान भाई हैं, उनके पूर्वज, they voted with their feet to stay back in secular India and not go to theocratic Pakistan. आज किस बुनियाद पे आप घाटी के 5 या 6 मिलियन मुसलमान को वहां से जाने दे सकते हैं? यू कैनॉट। देखिए, अगर चादर फाड़नी है या उधेड़नी है तो सिर्फ पहली बार जोर लगता है, उसके बाद करके वो फट जाती है। तो फटने मत दीजिए। ये अगर ज्यादा उदारवाद किसी को आ रहा है कि साहब दे दो, जाने दो, हमारी लाश की वो फटाए, 10,000 हमारे लोग कर रहे हैं, 10,000 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इसको बचाते हुए कि हमारा राष्ट्र ध्वज बड़ी शान से कश्मीर में फहराता रहे। और जब मैं वहां नौकरी करता था, मेरा एक टास्क था कि हर महीने एक बार वहां के सिटीजन से बात की जाए। तो मैं उनको साफ बोलता था कि देखिए, एक चीज अपनी जहन से निकाल दीजिए कि अगर आपको ख्याल है कि कल सुबह आप उठेंगे और भाप की तरह हिंदुस्तान की फौज यहाँ से उड़ चुकी होगी, तो आप बड़े गलत फहमी। आज से 10,000 साल बाद भी
आज से 10,000 साल भी भारत का परचम जम्मू कश्मीर पर शान से लहरा रहा हो। You get that right. और मेरे इलाके में सब कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे ज्यादा वहां इंसिडेंट्स होते थे, लोग मारे जाते थे। हमने कहा सबसे पहले इनके जो लीडर है यहाँ सबको मारो। चुन चुन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर, डिविजनल कमांडर, तहसील कमांडर सारे मार गिराए गाड़ के, शांति फैल गई, शांति फैल गई। आपको इस चीज की चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि ये रेडिकलाइज करके घेटोज ना बनाए। पेरिस की घेटोज आर नो गो एरियाज फॉर द पुलिस, ब्रसेल्स की घेटोज आर नो गो एरियाज फॉर द पुलिस। प्लीज डोंट अलाउ घेटोज टू बी मेड। और मेरी ये आखिरी स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। हमारे खिलाफ जो शक्तियां उठ रही हैं वो निहायत ही क्रूर और इनह्यूमन शक्तियां हैं। ये एक बच्चा है जिसे ISIS वालों ने मारा है। दिस शॉट मैडम वाज टेकन जस्ट बिफोर ही वाज किल्ड। दिस इज अ 2.5-year-old बॉय। वो बेचारा ऐसे देख रहा है, वो AK-47 की तरफ देखेगा ना इसका चेहरा। इस टाइप की क्रूर शक्तियां, आइडियोलॉजीज उठ रही हैं और इनके उठते अगर आप अहिंसा की बात करें, आपको एक लात मारनी चाहिए। या ह्यूमन राइट्स उसको बिरयानी नहीं खिलाई, अजमल अमीर कासब को बिरयानी नहीं खिलाई, मेरी तरफ से उसको लातें खिलानी चाहिए थी। और तो let's get it over. And I'm saying this in a legal university because हम लोग जब वहां लड़ते हैं तो उसके बाद हम केस लड़ते हैं। और मेरे जवान हमको आज बोलने पे आ गए हैं कि साहब अब आप बता दो हम यहां लड़े या यहां लड़े, Where do we fight? मैं बेवकूफ हूं, मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है कि मैं मरूं, मेरे को इधर गोली लगे, मेरी टांग कटे, मैं पैरापेलेजिक अस्पताल में पड़ा रहूं और उसके बाद मेरे पर केस चले। क्यों? क्योंकि मैंने इनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किए। Where human rights stem from genuine compassion, we are fully for it. But where human rights are used as a psychological warfare tool to impede legitimate operation. बॉर्डर पार से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, हिंदुस्तान की फौज ने उसको घेर लिया है अबू कासा, जल्दी वहां पहुंचे, पथरावबाजी शुरू कर। और हमको वी आर नॉट सपोज्ड टू टेल देम कि साहब ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाएंगे। इज देयर अ रूल ऑफ लॉ? आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? आप दिल्ली या लखनऊ में किसी पुलिस वाले को मार सकते हैं? जाके मार के दिखाइए, वो आपके हाथ पैर तोड़ देगा। इट इज अ गुड पुलिस, ही शुड। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। आप पत्थर मार रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन जला रहे हैं, फिर आप कहने के साथ हमको अनाम क्राउड है, यू आर नॉट। और ये जो हमारे मन में जो ये द्वंद है ना फालतू का, इसको निकालिए। क्योंकि मैं लास्ट में कहूंगा, गीता का पहला अध्याय पढ़ लीजिए। अर्जुन ने उस वक्त बड़े बड़े भाषण दिए, अर्जुन जैसे योद्धा ने भी, कि हम क्यों मर रहे हैं, हम क्यों मार रहे हैं। तो उसको श्री कृष्ण ने सिर्फ एक चीज बोली, अगर मैं फौजी भाषा में बोल दूं, अर्जुन लड़, मार इनको, नहीं तो ये तेरे को मार डाले। बहुत धन्यवाद आपका, अपने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा, और ये जो वोट ऑफ थैंक्स है, इससे ज्यादा बड़ा काम और कोई नहीं हो सकता। सबसे पहला मेरा धन्यवाद सौरभ पांडे को ही जाता है। इस लड़के ने अकेले सारा काम किया, शुरू से लेकर। मुझे याद है, ये लड़का मेरे ऑफिस में आया
इसने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ बताया। मैंने 1 मिनट भी नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर किरण बेदी जी का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। You have really feel me proud. A proud teacher is always elevated by seeing his student rising so high, and occupying the highest position. डॉक्टर किरण बेदी को ना ही देश में बल्कि विदेश में सब जानते हैं। मुझे कल की तरह से याद है कि डॉक्टर किरण बेदी ने दिल्ली को कैसे डिसिप्लिन किया। दिल्ली छोड़ दो, वकील लोगों को डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मगर डॉक्टर किरण बेदी, इनको सब याद है और ये मुस्कुरा रहे हैं। बड़े करेज से, बड़ी बहादुरी से अनरियली लायर्स को डिसिप्लिन किया। डॉक्टर साहब एक कमेंट, 5 इयर्स वालों को कभी भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं ये सीधा मुझे जाते हैं। डॉक्टर किरण बेदी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया और हम सब जानते हैं। मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इतना समय निकाल कर हमारे पास आई और सारे प्रोग्राम में बड़े इंटरेस्ट से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का। जब वो बोल रहे थे तो लग रहा था कि वाकई ही एक सैनिक बोल रहा है। जब ये बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया। जब ये भारतवर्ष की डिफेंस की बात कर रहे थे तो ये मुझे कल की तरह लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें थ्रेट किया था जब हमने अग्नि डेवलपमेंट करना था। उनका सीधा सीधा थ्रेट था कि स्टॉप डेवलपिंग अग्नि, अदरवाइज वी विल इंपोज सैंक्शंस अगेंस्ट यू। क्यों? क्योंकि अग्नि में क्रियोजेनिक इंजन जो यूज कर रहे थे हम, वो अमेरिका के। उस वक्त ये प्रोजेक्ट मिला और डीआरडीओ में हमने जब काम किया, सैनिकों के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में डे एंड नाइट काम करते थे और रिपोर्ट तैयार की और वो वाकई ही क्लिक की। पार्लियामेंट्री कमेटी को जब हमने प्रेजेंट की तो सारे कन्विंस थे। हमने स्टेट्स को काउंटर थ्रेट दे दिया, सैंक्शंस हो गई। अग्नि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 भी आ गया। और
अब हम इतने शक्तिशाली हैं बख्शी साहब कि हम हमारी अग्नि 5 की रेंज में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि पाकिस्तान में तो एक बड़ा छोटा सा देश है, हमारी रेंज में सारा का सारा चाइना भी आता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि चाइना के ये जो थ्रेट्स हैं इस वक्त टेंशन क्रिएट कर रहा है, चाइना वो सिर्फ हॉलो है, वो रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत फोर्सफुली एक सैनिक के रूप में नेशनलिज्म को प्रोजेक्ट किया। बल्कि मैं एक स्टेप और आगे जाने के मूड में हूं इनसे। आप नेशनलिज्म से थोड़ा और ऊपर उठिए और आप देखिए, विश्व में देखिए क्या हो रहा है। बिलीव इन ह्यूमनिज्म। आई डू नॉट नो द टर्म हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिज्म, ठाकुरिज्म, ब्राह्मणिज्म। यू आर वेरी राइटली स्टेटेड। बिल्कुल मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि जब तक हम कास्ट से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक हम इज्म से ऊपर नहीं उठेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। We know only one ism, and that is humanism. एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रकाश शर्मा जी का, जो कि विधानसभा चल रही है, बहुत व्यस्त थे, मगर उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। मैं इनका बहुत आभारी हूं। गोपाल अग्रवाल जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने विचार रखे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक मेहता जी, जो कि हमारी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, उन्होंने बड़े फोर्सफुली अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं अपने कोलीग्स को कभी नहीं भूल सकता। क्लासेस चल रही हैं, रिसर्च चल रही है। ये यूनिवर्सिटी आइलैंड ऑफ एक्सेलेंस है लीगल रिसर्च एंड टीचिंग के लिए। इतना व्यस्त होने के बावजूद आप ये देखिए, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अध्यापकगण बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इतना व्यस्त होने के बावजूद समय निकाला इसके लिए। अपने अधिकारियों को तो बोलने का मतलब ही नहीं। हमारे रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार बल्कि एडिशनल चार्ज है इनका, ये व्यस्त होते हैं सचिवालय में, ये एडिशनल चार्ज है, पर वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं इस प्रोग्राम को और इसकी शोभा बढ़ाई है उन्होंने। और ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब, मेरे जो विद्यार्थी गण पीछे बैठे हैं,
इनके बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी रियल फोर्स, असली ताकत मेरे विद्यार्थी हैं और बड़ी पेशेंस से, देखिए क्लास में भी व्यस्त हैं, अपने पढ़ाई में भी व्यस्त हैं, लाइब्रेरी भी जा रही हैं, मगर उन्होंने बड़ी पेशेंस से यहाँ बैठकर ये एहसास करवाया हमें कि वो हर कदम पर हमारे साथ हैं। मैं आपका बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूँ। बहुत यहाँ पर उपस्थित हमारे गेस्ट हैं। शुक्ला जी गवर्नर हाउस से लीगल एडवाइजर हैं गवर्नर के, बाकी भी अधिकारी और जगह से बैठे हुए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आखिर में ये जो मीडिया के लोग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, इनको हम रोकते भी हैं, मत अंदर घुसिए, देखो, मगर फिर भी वो जो है माइंड नहीं करते, वो अपना काम बड़े मस्त होके किए जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। धन्यवाद करता हूँ मीडिया में, और खास तौर पर मेरे फार्मर स्टूडेंट्स, सचिन उपाध्याय, जो कि बेचारा यहाँ पर घूम रहा है और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए इससे दो तीन दिन से देखा, इसका भी बहुत तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप सब एक लास्ट अनुरोध है, वोट ऑफ थैंक्स तो हो गया, अनुरोध ये है कि सारे कोऑपरेट करो, एक गवर्नेंस को ग्रीन बनाना है। ये एक ऐसा चैलेंज है जो अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया। वी नीड इन दिस कंट्री ग्रीन गवर्नेंस। बहुत उपाय हैं, मैं सारे उपाय यहां पर नहीं बता रहा हूं, मगर मैं सिर्फ एक बात, एक अनुरोध कर रहा हूं आप सबसे, आप सब प्रण करो कि एक एक सैपलिंग जरूर लगाओगे, ताकि हर एक आदमी अगर एक पेड़ लगा दे, आपने देखा जब आप इस विश्वविद्यालय में आए, चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी। फ्लाइट तो मिस नहीं करा हुआ, और फ्लाइट तो ये भी ना जाएगी नहीं। तो आप सारे पेड़ लगाइए। हमारे सीएम योगी जी ने भी अपने बर्थडे पर, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर ये कहा है, और सबने पेड़ लगाया। तो आप सब to realize कि धर्म क्या है. The character cannot change, the faces may change. Heard Kiran ma'am speaking on the challenges and the character, Bakshi sir and Agrawal sir. जहां तक हम कैरेक्टर की बात करते हैं कि क्या कैरेक्टर पॉलिटिक्स का सच में चेंज हो रहा है, तो शायद वो किरण मैम ने हमें बहुत अच्छे से समझाया. She told us that politics or a politician can be a transformer if we go into the positive sides, and also a destroyer when we go into the negative corners. But when we talk about a politician who is on the positive side, and politics that is beneficial for the person, for the people, for the citizen, the politician
and his politics makes the citizen self-reliant. The citizen, it makes us skilled with a lot of development, and yes, the development which is marked by sustainability. वो हमें कुछ देने पे नहीं बल्कि हमें किसी लायक बनाने पे विश्वास रखते हैं। शायद यही असली कैरेक्टर है एक पॉलिटिशियन का और उनके करने वाले पॉलिटिक्स का। जब हमने बख्शी सर के बारे में सुना और उनके विचार सुने फैक्टर्स ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में, तो उन्होंने बात किया कि शायद पॉलिटिक्स का कैरेक्टर हमारे ब्रिटिशर्स की रूल के टाइम से ही चेंज होता जा रहा था और अभी तक एक इवोल्यूशन के स्टेज में है। एक ऐसी चीज थी जिसको ब्रिटिशर्स मानते थे कि हमें एक अखंड भारत होने से रोक सकता है, और जब उन्हें लगा कि कास्ट भी ये काम पूरा नहीं कर सकता, उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ला दिया अलग करने के लिए। ये तो रहे हमारे कैरेक्टर पॉलिटिक्स के जो चेंज होते आ रहे हैं। किरण मैम ने ये जरूर कहा कि हमें एक ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए जो हमें सशक्त बनाए, who makes us sustainable, developed। हम ना किसी और पर डिपेंड हो किसी चीज के लिए, बल्कि हम खुद इतना बनाए कि हम दूसरों को दे सकें। चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स। बट लेकिन जब हम चैलेंजेस पे आते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहले तो किरण मैम ने बताया कि करप्शन एक ऐसा चैलेंज है जो शायद हम अभी फेस कर रहे हैं। पूरे कंट्री में हर तरफ करप्शन है, हर एक दफ्तर में हर तरफ करप्शन है। शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से हम प्रॉपर गवर्नेंस की स्थिति में नहीं आ पाते। मूविंग ऑन, करप्शन छोड़ के एक नेशनल कैरेक्टर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नेशनल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि नेशनल कैरेक्टर क्या है। जब हम अपने बेनिफिट या सेल्फ बेनिफिट को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब असली मायने में हम शायद एक नेशनल कैरेक्टर बन पाएंगे। जब हमें ये विश्वास होगा कि साथ में रहने वाला एक दूसरा व्यक्ति भी हमारे देश का नागरिक है, जितना हमारा अधिकार है उतना दूसरे का भी है, शायद तब हम एक नेशनल कैरेक्टर बना पाएंगे। मैंने मेजर जनरल बख्शी की एक स्पीच सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद हमें जरूरत है सेल्फ को रीइन्वेंट करने की, हमें जरूरत है अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रीइन्वेंट करने की, हमें जरूरत है अपनी नेशनलिज्म को रीइन्वेंट करने की। अब आते हैं कि हमें ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जो चाहिए। तो खूबी ये कहा कि एक ऐसा रिफॉर्म है जो हमारी जरूरत है आज के दौर में, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म इज है द यूथ should participate in politics। शायद ये वो इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो हमारी डेमोक्रेसी को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से एक इनलाइटेंड डेमोक्रेसी बना सकती है। उनका ये मानना है कि एक अपोनेंट तो जरूरी है, लेकिन अपोनेंट्स वो होने चाहिए, अपोजिशन वो होना चाहिए जो आपके पास करेक्टिव मेजर्स लेके आए, ना कि सिर्फ ये बताता रहे आपके अंदर कमी क्या है, बल्कि आपको एक मौका दे, आपको एडवाइस दे उस कमी को सुधारने का। अब हम जाने किससे जाते हैं, एक पॉलिटिशियन हो या फिर एक गवर्नेंस हो। मैम ने बखूबी कहा कि एक इंसान अपनी संगत से जाना जाता है, उसी प्रकार एक पॉलिटिशियन अपने अपॉइंटमेंट्स के थ्रू जाना जाता है कि वो कैसे इंसान को आगे लाते हैं, कैसे इंसान को दूसरे दौर में पहुंचाते हैं। एक बात बताई हमें कि पुडुचेरी में हमेशा साइकिल रैली मैम लोग निकालते हैं, वो इस वजह से ताकि एक पब्लिक सर्वेंट को एक फील्ड ऑफिसर में कन्वर्ट किया जाए। एक कल्चर डेवलप हो चुका है शायद वर्किंग इन द ऑफिस विद टाई, फॉर्मल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, बट वी फॉरगेट दैट व्हेन वी आर अ पब्लिक सर्वेंट वी नीड टू लिव विद द पब्लिक, एंड लिविंग विद द पब्लिक रिक्वायर्स लिविंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड। शायद हमें उस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है जहां पे हम एक पब्लिक सर्वेंट ना हो कि एक फील्ड ऑफिसर बनते हैं। वो दौर शायद हमारे ट्रेनिंग सेशन के दौरान ही शुरू हो जाना चाहिए, जब हमें ये बताया जाए कि हमें सिर्फ ऑफिस में रह के कागजों के बीच में नहीं रहना है, बल्कि हमें अपनी फील्ड में जाना है, हमें रहना है उन लोगों के साथ जिनके लिए हम हैं। बात करते हैं कि कैरेक्टर कैसे चेंज हो सकता है।
जब हम पॉलिटिक्स का कैरेक्टर चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें अपने खुद का कैरेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। जब खुद का कैरेक्टर चेंज होगा तभी शायद जाके समाज में सबका कैरेक्टर चेंज होगा और तभी एक बदलाव आएगा। श्रमदान एक ऐसा तरीका जिससे हम नेशनल कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं। जब हमें ये रियलाइज हो कि एक इंसान जो काम कर रहा है वो ना छोटा है वो ना बड़ा, शायद हम नहीं कर सकते, आ सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन उसको हम हर वक्त नहीं कर सकते। श्रमदान एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम अपना कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। एक सफाई कर्मचारी के साथ काम करते वक्त कि वो काम कितना कठिन और कितनी परिश्रम वाला है, एक बार करके हम देखेंगे तो हमारे लिए उनके बढ़ जाएगी। हमें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, हमें उन्हें शुक्रिया करना चाहिए कि हमें वो एक ऐसा माहौल, स्वच्छ माहौल। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, किरण दीदी मैम ने, कि स्वच्छता सिर्फ हमारे आसपास की नहीं, हमारे मन की, माइंड, सोल, सराउंडिंग, एवरीवेयर। We need to achieve that cleanliness in our mind, in our soul, in our surrounding. Only then we can have a proper character. Only then we can have a national character where we can think of others' benefit. आजकल देखा जा रहा है कि हर एक लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते जा रहे हैं, नीतियों पे, गवर्नेंस पे, पॉलिसीज पे, कि बजट को डिवाइड नहीं किया जा रहा सही से या बजट का एलोकेशन नहीं हो रहा सही से। लेकिन शायद हर एक चीज के लिए बजट नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। जब सोसाइटी का हर एक व्यक्ति साथ आके काम करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में मिल के काम करने की कोशिश करेगा, तो शायद बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम गंदगी फेंकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे साफ करें। जब हमारे पास कुछ है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा कुछ करें कि वो दूसरे के पास भी आए। शायद कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऐसी ही दो चीजें हैं जिनके थ्रू भी काफी सारे डिफरेंस ला सकते हैं। हर एक चीज के लिए बजट की जरूरत नहीं है। बख्शी सर ने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता है, कुछ मुद्दे कम्युनल हैं जिनका अभी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तब से हैं जब हमारे साथ ब्रिटिशर्स का शासन था। ब्रिटिशर्स ने काफी कोशिश की कि हमें अखंड भारत होने से रोक सके। हम भारत तो हो गए, लेकिन शायद अभी भी अखंड भारत नहीं हो पाए। क्यों? वजह आपके सामने है, क्योंकि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें हम पॉलिटिकल मुद्दे कहते हैं, लेकिन वो शायद कम्युनल मुद्दे हैं जिनकी जड़ें अभी भी उसी ब्रिटिश काल में अटकी पड़ी हैं। हम बात करेंगे गोपाल कुमार अग्रवाल सर की, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने काफी अच्छी बात की कि शायद जो पॉलिटिशियंस है वो ब्यूरोक्रेट्स को अकाउंटेबल और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही भी है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ऐसी चीज है जो सारी ब्यूरोक्रेसी में आनी चाहिए। पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की। अग्रवाल सर का मानना है कि इंडिया is moving towards new India of aspirational youth। अब एक ऐसा युवा वर्ग आ रहा है जिनके एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं। वो टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस में बिलीव करते हैं, वो खुद में बिलीव करते हैं। शायद इसीलिए हमें एक नए इंडिया की निर्माण करने की सोचनी चाहिए, जहां पे इन सारे एस्पिरेशंस को हम साथ में ले सकें। मूविंग ऑन, if we talk about the changing character of politics, the politics can be said that the participation is increasing in politics. People are taking interest in politics. People now feel connected to politics. They understand we don't stay aloof from politics, we are a part of it. और शायद यही वो दौर है जब अब ज्यादा से ज्यादा युवा सोच रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, वो एक पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एक कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं पॉलिटिक्स की, जहां पे ये माना ना जाए कि आप एक काम करते रहिए और दूसरे वक्त में आप पॉलिटिशियन भी हैं, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है जहां पे लोग ये मानेंगे कि मैं अगर पॉलिटिक्स में हूं तो मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में ही हूं, मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मैं अपने लोगों के लिए हूं, सिटीजन के लिए हूं, मैं उनके प्रति अकाउंटेबल हूं।
और जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं शासन करने में, शायद यही एक मेजर चैलेंज है जब एक इंसान अपने आप को गवर्नेंस से दूर रखता है, अपने आप को गवर्नेंस का पार्ट नहीं मानता है। ये चैलेंजेस तभी टैकल हो सकते हैं जब मेरे जैसा युवा, आप जैसा युवा, हर एक भारत का नागरिक ये सोचे, yes, I'm a part of politics. Yes, I can be a politician. Yes, I am for governance and then governance is for me. जब मैं कोशिश करूंगी कि मैं साथ दूं गवर्नेंस का, मैं साथ दूं अपनी गवर्नमेंट का, अपने सिस्टम का, अपने सेटअप का, तभी जाके वो सिस्टम, वो सेटअप, वो गवर्नेंस मेरे काम आएगी, मेरा रहना ज्यादा अच्छा करेगी, मेरे बेटरमेंट के लिए काम करेगी। So the changing character of politics is very well connected with the governance. And when we tackle these challenges of governance, we are surely going to build up a national character which will be marked by the participation of youth in politics, which will be marked by participation of educated people into politics, which will be marked by new sunrise into the field of politics, into the field of governance, and obviously into field of our democracy. I'll be joining you soon with few other updates from our guests.